पर मैं चाहता हूँ तुम मेरा नाम लो, ऋषभ ने कहा और अनोखी को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया। अनोखी ना में अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं आपका नाम नहीं ले सकती। क्यों? ऋषभ ने पूछा तो अनोखी तपाक से बोली, क्योंकि आप बड़े ही ना मुझसे पूरे 10 साल। कहते हुए अनोखी ने अपनी दसरसी उंगली उसे दिखा दी। उसकी बात सुन ऋषभ की आंखें छोटी हो गई और वो उसे घूरते हुए बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब मैं बूढ़ा हूं? पर मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बस कहा कि आप मुझसे बड़े हैं और बड़ों का नाम लेकर थोड़ी बुलाते हैं, पर पति का नाम लेकर बुलाते हैं। चाची जी को देखा है, वह भी चाचा जी को नाम लेकर बुलाती है, तो तुम्हें भी बुलाना होगा और यह मेरा ऑर्डर है। अगर नहीं मानी तो सजा मिलेगी। बोलो दूँ सजा? ऋषभ ने कहा तो अनोखी जल्दी से अपना सरना में हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मत दो सजा, मैं बुलाऊंगी। तो बुलाओ, ऋषभ ने कहा तो अनोखी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, ऋषभ जी। आज पहली बार अनोखी ने अपने होठों पर ऋषभ का नाम लाया था। ऋषभ ने जब उसकी मीठी सी बच्चों वाली आवाज में अपना नाम सुना तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आने लगी। अनोखी को उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही नजर आ रहा था, जिससे वो उसकी नजरों में देख भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, अब तो मैंने नाम ले लिया ना, अब मुझे छोड़ दीजिए। पर ऋषभ ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपनी बाहों में उठा लिया। डर से अनोखी ने जल्दी से अपने एक हाथ को ऋषभ के गले में डाल दिया और दूसरे हाथ से उसकी शर्ट को कसकर पकड़ ली। वह हैरानी से उसे देख रही थी और ऋषभ उसे कमरे के अंदर ले आया। अनोखी ने देखा टेबल पर रेड रोजेस के पेडल बिखरे हुए थे। उन पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा था और एक प्लेट में 2 कपकेक। कपकेक को देख अनोखी के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने चहते हुए कहा, कपकेक? क्या ये मेरे लिए है? अनोखी ने पूछा तो ऋषभ ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। अनोखी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कपकेक बहुत 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 पसंद है। आपको पता है, कपकेक मेरी फेवरेट है। मुझे नीचे उतारिए ना, प्लीज। अनोखी ऋषभ की गोद से उतरने के लिए झटपटाने लगी। उसकी एक्साइटमेंट देख ऋषभ मुस्कुरा दिया। ऋषभ ने अनोखी को नीचे उतरा और अनोखी जल्दी से सोफे पर बैठ गई। वो कपकेक को उठाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र उसके साइड में रखे छोटे से गिफ्ट बॉक्स पर गई। पहले उसने उसे देखा और फिर ऋषभ को, तो ऋषभ उसके बगल में बैठकर बोला, ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए? पर क्यों? आज मेरा बर्थडे नहीं है, अनोखी ने मासूमियत से पूछा। ऋषभ ने उसके गाल पर अपनी हथेली रखी और अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाकर बोला, आज क्या है? आज वैलेंटाइन डे है, अनोखी ने सुबह की बात सोचते हुए ऋषभ को जवाब दिया। हाँ, आज वैलेंटाइन डे है और ये हमारा पहला वैलेंटाइन डे है, इसलिए ये तुम्हारा गिफ्ट है। सच्ची, ये मेरा गिफ्ट है, कहते हुए अनोखी में जल्दी से उस बॉक्स को उठा दिया और उसे खोलने लगी। उस बॉक्स में एक ब्रांड न्यू आईफोन था। उसे देख अनोखी चौंक गई और ऋषभ को देखकर बोली, इसमें तो फोन है। मुझे पता है इसमें फोन है। तुम्हें क्या लगा इसमें भी कपकेक होगा? पर आपने मुझे फोन क्यों दिया? अनोखी ने फिर पूछा तो ऋषभ उसकी नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारे पास फोन नहीं है,
और फोन होना बहुत जरूरी होता है। इसमें घर के सभी लोगों के नंबर है और आलोक शेरगिल का भी। तुम्हारा जब मन करे तुम उनसे बात कर सकती हो, पर मेरे पास उनसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, सच्ची। कहते हुए अनोखी ने अपने गले को पिंच कर लिया। ऋषभ अनोखी को खामोशी से देख रहा था। उसने उसके गाल पर किस किया और बोला, अगर तुम्हें कपकेक नहीं खाना तो ठीक है, मैं ही खा लेता हूं। ऋषभ की बात सुन अनोखी जल्दी से दोनों कपकेक अपने हाथ में उठाकर बोली, नहीं नहीं, मुझे खाना है। इतना बोल वो जल्दी जल्दी कपकेक खाने लगी। अपने फेवरेट कपकेक को खाते हुए उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसने एक बाइट भी ऋषभ को नहीं खाने दिया। अनोखी का पूरा मुंह कपकेक से भर गया और दोनों गालों के अंदर कपकेक बड़े होने की वजह से वो गुब्बारे की तरह फूल गए थे। उसे इस तरह देख ऋषभ खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसे अनोखी क्यूट से भी ज्यादा क्यूट लग रही थी, इतनी कि सच में उसका मन कर रहा था कि वो अपनी इस कपकेक को खो जाए। अनोखी मजे से अपने कपकेक खा रही थी, तभी उसकी नजर ऋषभ पर गई जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। फिर उसने अपने खाली हाथों को देखा जिनमें में थोड़ी देर पहले कपकेक था, पर अब वो कपकेक उसके मुंह में भरा था। वो भरे हुए मुंह के साथ बोली, केक फिर से खत्म हो गया और आपको नहीं मिला। सॉरी, मैं आपको पूछना भूल गई। अनोखी की बात भले ही सुनने में साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन ऋषभ तो बखूबी समझ गया था। तभी उसे एक शरारत सूझी। ऋषभ अनोखी के चेहरे के पास झुककर थोड़ा उदास होते हुए बोला, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, इसलिए मैं दी लाया था, पर तुमने ती दोनों ही खा लिया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। सॉरी, मैं भूल गई, पर मैं आपके लिए कपकेक बनाऊंगी। अनोखी ने अपने दोनों कानों को पकड़ लिया और भरे मुंह से बोली। तभी ऋषभ ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं भी कपकेक खाऊं तो जो मैं कहूंगा वो करोगी? तो अनोखी ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। ऋषभ की बातों में अनोखी अपना मुंह चलाना और कपकेक को खाना भूल गई थी। उसकी हाँ देख ऋषभ के होठों पर एक शरारत से मुस्कुरा दिया। उसने अनोखी को खींचकर अपनी गोद में बिठाया और उसके चेहरे को अपनी एक हाथ में थाम लिया। अनोखी कुछ समझ पाती उससे पहले ही ऋषभ ने अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिए और उसे किस करने लगा। अनोखी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अचानक से उसकी सांसें तेज हो गई। वही ऋषभ आंखें बंद किए हुए उसे किस कर रहा था और अपने टंग से उसके मुंह को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर अनोखी ऐसा कर नहीं रही थी। ऋषभ उससे थोड़ा अलग हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कपकेक अपने होठों को खोलो। पर अनोखी हैरानी से उसे देख रही थी। उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। उसे ऋषभ की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। ऋषभ ने अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को हल्का पिंच किया, जिससे अनोखी की आह निकल गई। मौका पाते हैं ऋषभ ने अपने होठ दोबारा उसके खुले होठों पर रख दिए और उसे फ्रेंच किस करने लगा। वह अपनी जीभ के जरिए अनोखी के मुंह में बचे कपकेक को अपने मुंह में ले रहा था। ऋषभ के ऐसे किस करने से अनोखी घबरा गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों से ऋषभ की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। ऋषभ ने भले ही शरारत से शुरू की थी और वो अनोखी को तंग करने के लिए उसे किस कर रहा था, पर अब वो इस किस में पूरी तरह खो गया था और उसका खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था।
ऋषभ अपने एक हाथ से अनोखी की कमर को सहला रहा था और दूसरा हाथ जो उसके चेहरे को थामे हुए था उससे कभी वो उसके बालों को सहलाता तो कभी उसकी गर्दन को और पूरे पैशन के साथ वो उसे किस कर रहा था। वहीं अनोखी बस ऋषभ के शर्ट को कसकर पकड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी। लगभग 10 मिनट बाद सब ने ऋषभ ने अनोखी को छोड़ा। अनोखी आंखें बंद किए हुए जोर जोर से सांस ले रही थी और ऋषभ गहरी नजरों से अनोखी को देख रहा था। सांस उसकी भी तेज थी पर इस वक्त उसे सिर्फ तेज धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था जो उसकी थी या अनोखी थी पता नहीं। कुछ देर बाद अनोखी ने अपनी आंखें खोली और उसे दिखा। अनोखी कुछ कहने वाली थी लेकिन ऋषभ की गहरी नजरों में वो अपने शब्द भूल गई। ऋषभ की गहरी नजरें उसे पर हावी हो रही थी। उसे अजीब सा प्रेशर फील हो रहा था। वो जब उसकी नजरों को सह नहीं पाई तो उसने अपनी एक हथेली उसके आंखों पर रख दी। उसके ऐसा करते ही ऋषभ के होठों पर स्माइल आ गई और उसने उसकी हथेली अपनी आंखों पर से हटाया नहीं। अनोखी ने गहरी सांस ली और थोड़ी नाराजगी से बोली, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा झूठा क्यों खाया? आपको पता है झूठा खाने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और यह तुम्हें किसने बताया? तुम क्या डॉक्टर हो? ऋषभ ने पूछा। उसकी आंखें अभी भी अनोखी के हथेलियों से बंद थी। अनोखी मुंह बनाकर बोली, मैं डॉक्टर नहीं हूं पर मुझे पता है और आप मुझे ऐसे किस क्यों करते हैं कि मेरी सांस रुकने लगती है। ऋषभ ने उसकी हथेली अपनी आंखों पर से हटाई और उसके चेहरे के करीब आकर उसकी नाक को अपनी नाक से टच करके कहा, मैं तुम्हें ऐसे किस करता हूं क्योंकि पति पत्नी ऐसे ही किस करते हैं। तो क्या आप मुझे अपनी बीवी मानते हैं? अनोखी ने धीरे से पूछा, जिससे ऋषभ एक पल के लिए चौंक गया। अनोखी ने नजरें झुकाकर आगे कहा, जब हमारी शादी हुई थी तब आपने कहा था कि आप मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानेंगे, तो क्या अब आप मुझे अपनी पत्नी मानते हैं? ऋषभ एक टक उसकी झुकी नजरों को देख रहा था। उसने अपना माथा उसके माथे से जोड़ा और एक एहसास के साथ उसकी झुकी पलकों को देखते हुए बोला, कब कैक हमारी शादी हुई है? मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र पहनाया है, तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर 7 फेरे लिए हैं मैंने। इसलिए तुम मेरी पत्नी हो और ये सच कोई नहीं बदल सकता और ये बात तुम भी हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा पति हूँ। ऋषभ की बात खत्म होते ही अनोखी ने नजर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसे ऋषभ की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। एक अनजाना एहसास उसे होने लगा और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। पर तभी अचानक से उसने ऋषभ से कहा, पर मैं तो आपको अपना पति मानती हूँ। तभी तो देखो मैं मांग में रोज सिंदूर लगाती हूँ। ये मंगलसूत्र हमेशा मेरे गले में रहता है। मैं इसे कभी नहीं निकलती। कहते हुए अनोखी ने पहले तो अपनी मांग की ओर इशारा किया और फिर अपने मंगलसूत्र की ओर। अपनी मासूम आज्ञाकारी पतिव्रता पत्नी की हरकतें देख ऋषभ के होठों से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अनोखी के गालों को खींचकर कहा, कपकेक, क्या करूं मैं तुम्हारा? क्यों मैंने कुछ गलत कहा क्या? अनोखी ने ना समझी मैं पूछा तो ऋषभ उसके गालों को किस कर बोला, नहीं तुमने कुछ गलत नहीं कहा। पर हाँ, अगर तुम ऐसे ही रही ना तो शायद बहुत जल्द मैं ही कुछ गलत कर दूंगा।
आखिरी का वाक्य ऋषभ ने बहुत धीरे से कहा था जो अनोखी सुन नहीं पाई। लेकिन ऋषभ के होठों को हिलाता देख अनोखी उसे गौर से देखने लगी, जैसे ऋषभ अभी बताया कि वो क्या बोल रहा था। पर ऋषभ अपने मन के हालतों तो कैसे कहता। ऋषभ खामोशी से अनोखी को देख रहा था। उसे देखते हुए ऋषभ को कल की सारी बात याद आ रही थी। उसने अपने मन में कहा, क्या मैं कपकेक से पूछूं? रात के बारे में ना सही, सुबह के बारे में ही पूछ लेता हूँ। इसकी माँ के बारे में पूछ लेता हूँ। ऋषभ अपने मन में खुद से ही सवाल कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अनोखी को अपनी गोद से नीचे उतरा और अपने पेट के पॉकेट में से अपना फोन निकाल कर देखा। उसे एक मैसेज आया था। उस मैसेज को पढ़ उसकी आंखें छोटी हो गई और चेहरा सख्त हो गया। कुछ देर मैसेज को पढ़ उसने फोन वापस जेब में रखा और अनोखी के माथे को चुमकर बोला, कपकेक मैं बाहर जा रहा हूँ। शाम को पार्टी है, इसलिए अभी तुम सिर्फ आराम करना। तुम्हारी वीकनेस गई नहीं है, ठीक है? कहते हुए अनोखी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर ऋषभ अनोखी के माथे को चुमकर वहां से चला गया। अनोखी कुछ देर उसे जाते हुए देखती रही। फिर उसने अपने हाथों में लिए फोन को देखा और खुश होते हुए उसे ऑन कर दिया। फोन के वॉलपेपर पर ऋषभ ने अपनी ही तस्वीर लगाई थी। उसकी फोटो को देख अनोखी का मुंह बन गया। वो खुद से बोली, अरे फोन मेरा और तस्वीर इनकी, ऐसा थोड़ी होता है। पर अगर चेंज कर दिया और इन्होंने देख लिया तो ये ऋषभ शेरगिल से राक्षस शेरगिल बन जाएंगे। रहने ही देती हूँ। फिर उसने फोन के कॉन्टेक्ट्स को देखा। उसमें दादाजी, माँ, चाचा जी, चाची जी, रोहित भैया, रिया दीदी, ऐसे ही बाकी सब के नंबर भी सेव थे और सबसे टॉप पर था ऋषभ जी। ऋषभ जी नाम पढ़कर अनोखी वो पल याद करने लगी जब ऋषभ ने उसे उसका नाम लेने के लिए कहा था। वो फिर से मुंह बनाकर बोली, ऋषभ जी से ज्यादा राक्षस जी अच्छा है, मैं तो यही नाम से करूंगी। फिर उसने ऋषभ जी नाम हटाकर राक्षस जी सेव कर दिया और स्क्रीन को देख मुस्कुराने लगी। देहरादून प्रीति अपने पिता सुधीर के साथ उनके कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में एक सेब था जिसे वो छोटे छोटे पीस में कट रही थी। वहीं बेड पर लेटे सुधीर टीवी पर एक शो देख रहे थे। प्रीति ने टीवी को बंद करते हुए कहा, बस करिए पापा, कब से आप टीवी देख रहे हैं? डॉक्टर ने मना किया है ना आपको इतनी देर तक टीवी मोबाइल यूज करने के लिए। तो और क्या करूं? 2 दिन से घर पर बैठ बैठ कर बोर हो गया हूं। तू काम पर भी नहीं जाने देती है। अरे तुझे तो पता है ना, कम पर भी मेरे बॉस मेरे हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ जानती हूँ, आपके बॉस बहुत 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 अच्छे हैं। पर पापा अभी डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, तो जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे मैं आपको काम पर नहीं जान देने वाली। फिर भले ही आपके बॉस आप को ढूंढते हुए आपके घर ही क्यों ना आ जाए। प्रीति ने कहा ही था कि तभी घर का डोर बेल बजा। देख कहीं मेरे बॉस ही तो नहीं आ गए। सुधीर ने मजाक करते हुए हंसकर कहा तो प्रीति घूर कर उन्हें देख दरवाजा खोलने चली गई। उसने घर का दरवाजा जैसे ही खोला, सामने खड़े आदमी को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुल गया। सामने सच में उसके पिता की बॉस संजय मल्होत्रा
देहरादून के सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी के मालिक संजय मल्होत्रा खड़े थे। आप यहाँ। हड़बड़ाहट में प्रीति की जबान थोड़ी लड़खड़ा गई। संजय ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अरे प्रीति बेटा, तुम तो मुझे देख ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैं कोई भूत हूं। कहीं बुढ़ापे में मेरी शक्ल बुरी तो नहीं होते जा रही है? संजय ने भी थोड़ा मजाक करते हुए कहा तो प्रीति जल्दी से अपना करनामे हिलाते हुए बोली, नहीं अंकल, बिल्कुल भी नहीं। आप तो अभी भी कितने हैंडसम लगते हैं। तो सारी तारीफ मेरी तुम दरवाजे पर ही खड़ी रहकर करोगी या मुझे अंदर आने के लिए भी कहोगी? संजय ने कहा तो प्रीति अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, है भगवान, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज अंदर आइए ना। कहते हुए वो दरवाजे से साइड हट गई। संजय मुस्कुराता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ और सीधे सुधीर के कमरे की ओर बढ़ गया। प्रीति भी जल्दी से किचन में गई और संजय के लिए पानी का गिलास लेकर सुधीर के कमरे में आ गई। सुधीर प्रीति को देख उसे चिढ़ाते हुए बोले, देखा, मैंने कहा था ना, तू मुझे काम पर जाने नहीं देगी तो मेरे बॉस खुद चले आएंगे। उनकी बात सुन। प्रीति का मुंह बन गया और सुधीर हंसने लगा तो संजय उसे बीच में रोकते हुए बोला, अरे एक मिनट, ये मेरे बारे में मेरे ही सामने तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे तो बताओ। फिर सुधीर ने संजय को उसके मजाक के बारे में बताया तो संजय भी हंसने लगा। प्रीति के घर के थोड़ी ही दूर पर अपनी कार के पास खड़ा विक्रम हार्दिक से फोन पर बात कर रहा था। हार्दिक ने हंसते हुए फोन की दूसरी ओर से कहा, देखा, मुझे ना बताने का नतीजा। अगर तूने मुझे तेरी चॉकलेट वाली लड़की के बारे में पहले ही बता दिया होता तो शायद इस वक्त अंकल तुझे किसी और लड़की को दिखाने नहीं ले गए होते। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। जो दोस्तों से झूठ बोलता है ना, उसे घोर पाप लगता है। पापी, अबे कमीने, मेरी सिचुएशन का मजाक मत उड़ा, मुझे सिचुएशन से बाहर निकाल। यार, डैड ने मुझे कहाँ फंसा दिया? मुझे नहीं है कोई भी इंटरेस्ट उस लड़की को देखने में। विक्रम ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा तो हार्दिक अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, अबे तो इसमें रो क्या रहा है? कौन सा संजय अंकल तेरी अभी ही शादी करवा रहे हैं? देख ले लड़की को, क्या पता हो सकता है यह लड़की तेरी उसे चॉकलेट वाली लड़की से ज्यादा खूबसूरत हो। कुछ भी मत बोल, समझा? उसकी बात ही अलग है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी मत बोलना। लेकिन तूने एक बात तो सही कही, डैड थोड़ी ना मेरी आज शादी करवा रहे हैं। देख लेता हूँ, बाद में कोई भी बहाना बना दूंगा। ऑल द बेस्ट, उम्मीद करता हूँ तेरा प्लान असफल हो जाए और तू उस लड़की के चंगुल में फंस जाए। हार्दिक ने फिर हंसते हुए कहा तो विक्रम चिल्लाकर बोला, भगवान तेरे जैसा दोस्त किसी को ना दे। इतना बोल विक्रम ने फोन कट कर दिया और एक गहरी सांस लेकर घर के अंदर चला आया। हाल में उसे जब कोई नहीं दिखा तो उसने संजय को आवाज लगाई। डेढ़ विक्रम की आवाज सुन कमरे के अंदर बातें कर रहे सुधीर, संजय और प्रीति चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी संजय ने कहा, अरे मैं तो भूल गया, मेरे साथ मेरा बेटा भी आया है। अरे सर, आपने बताया क्यों नहीं? क्या वो तब से बाहर ही खड़े हैं? और प्रीति, तुमने उन्हें अंदर नहीं बुलाया? सुधीर ने तुरंत कहा तो प्रीति ना में अपना सर हिलाकर बोली, नहीं पापा, बाहर सिर्फ अंकल ही थे। तो जाओ जल्दी बुला कर लाओ, सुधीर ने कहा तो प्रीति वहां से जाने लगी। पर तब तक विक्रम
कमरे के अंदर आ गया था। प्रीति ने जब विक्रम को देखा तो हैरान हो गई। वहीं विक्रम में जब प्रीति को देखा तो उसे 440 वोट का झटका लगा। उन दोनों ने ही एक साथ कहा, आप यहाँ। उन दोनों का रिएक्शन देख संजय और सुधीर ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर उन दोनों को। संजय ने पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? संजय का सवाल सुन विक्रम ने अपना सर हाँ में हिलाया और प्रीति ने ना में, तो तीनों प्रीति को देखने लगे। प्रीति ने कहा, मतलब मैं इनका नाम नहीं जानती। हाँ तो जानोगी भी कैसे? आपने मेरा नाम पूछा ही कहा था। आप तो बस अपना नाम बताकर चली गई थी। विक्रम तपाक से बोला, सॉरी, वह मैं उस वक्त जल्दी में थी। प्रीति ने झेपते हुए धीरे से कहा। तभी संजय उन दोनों की बातों को बीच में रोकते हुए बोले, एक मिनट, किस वक्त की बात कर रहे हो तुम दोनों? और तुम दोनों कहाँ मिले थे? डैड, वो हॉस्पिटल में हम मिले थे। मैं इनसे टकरा गया था तो मैंने सॉरी बोल दिया और फिर नाम पूछ लिया। विक्रम ने हिचकी जाते हुए कहा और अपनी नजरें इधर-उधर करने लगा। उसे नजरें चुराता देख संजय की आंखें छोटी हो गई। सुधीर प्रीति से बोले, प्रीति बेटा तुम खड़ी क्यों हो? इन सब के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जी पापा, प्रीति ने कहा और वहां से चली गई। विक्रम, इनसे मिलो, इन्हें तो तुम जानते हो, बस आज तक मिले नहीं। ये है सुधीर, मेरे असिस्टेंट, और सुधीर ये मेरा बेटा विक्रम है। तुम भी इसे जानते हो, बस आज तक मिले नहीं। ये इतने सालों बाद इंडिया वापस आया है तो सोचा तुमसे मिला दूं, वरना फिर मुंबई भाग जाएगा। नमस्ते अंकल। कहते हुए विक्रम ने सुधीर के पैर छू लिए, जिससे सुधीर चौंक गया और उसके हाथों को पकड़कर बोला, यह आप क्या कर रहे हैं बेटा? ऐसा मत करिए। मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ। तुम एम्प्लॉय नहीं हो, मेरे दोस्त हो, और यह अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले रहा है तो लेने दो और इसे आशीर्वाद दो कि इसे एक अच्छी लड़की मिल जाए जो इसे सुधार सके। संजय ने कहा तो सुधीर मुस्कुरा दिया। वहीं विक्रम मन ही मन बोला, आई लव यू डैड, आई रियली लव यू, यू आर द ग्रेट। क्या लड़की लेकर आए हो आप? मतलब जिसकी चाह थी उसे ही अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और संजय ने विक्रम को देख मन में कहा, बेटा तुम्हारा बाप हूं मैं, और इस वक्त तुम्हारे आंखों की चमक देख जान गया हूं कि तुम क्या चाहते हो। फिर संजय ने कहा, अब तुम यहाँ हम दोनों के बीच बैठकर क्या बात करोगे? जाओ प्रीति की किचन हेल्प कर दो। वैसे भी तुम्हें तो खाना बनाना भी आता है। क्यों सुधीर, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं संजय सर, मुझे क्या दिक्कत होगी? आप जाओ बेटा। ओके, विक्रम ने कहा और अपने होठों पर आई मुस्कुराहट को उन दोनों से छुपाते हुए किचन में चला गया। उसके जाने के बाद सुधीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो बड़े गौर से संजय को देखने लगा। संजय का चेहरा भी इस वक्त गंभीर हो गया था। संजय ने गंभीरता से कहा, सुधीर तुम जानते हो मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, इसलिए मैं तुमसे डायरेक्ट कह रहा हूं। मुझे प्रीति बहुत पहले से ही पसंद थी। मैं चाहता था कि वह मेरी बहू बने, पर अपने मन की बात कहने में मैं देर कर दी और प्रीति मित्तल फैमिली में चली गई। पर अब उसके डाइवोर्स को 1.5 साल हो गए हैं, तो क्या वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है? क्या वह दोबारा शादी करेगी मेरी बेटे के साथ?
सुधीर ने जब संजय की बात सुनी तो उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने चौंक कर कहा, सर आप ये क्या कह रहे हैं? सुधीर, मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं तुम पर। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर प्रीति की हो, अगर तुम्हारी यहां हो, तो क्या तुम ये रिश्ता अपनाओगे? पर सर आप भले ही मुझे अपने दोस्त की तरह मानते हैं, पर हूं तो मैं आपका नौकरी ही ना। मेरे और आपकी कोई बराबरी नहीं है, और तो और प्रीति तलाकशुदा है। क्या ये बात विक्रम जानते हैं? सुधीर, ये बराबरी वराबरी की बात तो तुम मुझसे करना ही नहीं। और रही बात प्रीति के डिवोर्स की, तो डिवोर्सी होना उसकी गलती नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है जो वो गौरव जैसे इंसान को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। उसके डिवोर्सी होने से ना मुझे फर्क पड़ता है, ना मेरे परिवार को, और ना ही विक्रम को। और यहाँ प्रीति जरूरी है, उसकी अहमियत जरूरी रखती है। वो एक बार शादी में धोखा खा चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ वो इस बार सोच समझकर अपने पूरे दिल से फैसला ले। मैं बस यहाँ अपने मन की बात कहने आया हूँ। सुधीर। संजय की बातें सुन सुधीर की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप सच में हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं, सर। आपने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। एक एम्प्लॉय होने के बाद भी आप मुझे इतना मान देते हैं। मेरे दोनों बार हार्ट अटैक आने पर आपने इलाज का सारा खर्चा उठाया। प्रीति को उस घटिया मित्तल परिवार से आजादी लेने में उसकी मदद की, और अब मेरी बेटी को एक सुनहरा भविष्य दे रहे हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकता। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है सुधीर, बल्कि हम खुशकिस्मत होंगे जो प्रीति जैसी लड़की हमारे घर आएगी। बस प्रीति पर कोई जोर मत देना। किचन में जब प्रीति ने विक्रम को देखा तो उसने उससे पूछा, अरे आप यहाँ, क्या आपको कुछ चाहिए? विक्रम ना में अपना कर हिलाते हुए बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे डैड है ना, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेज दिया, कहा जाओ जाकर प्रीति की मदद करो, तो मैं आ गया। विक्रम की बात पर प्रीति मुस्कुरा दी और उसने कहा, कोई बात नहीं, आप जाकर बैठ जाइए, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मेरे डैड ने जो एक बार फरमान कर दिया ना, तो उसे पूरा करना ही पड़ता है, वरना आज तो घर में नो एंट्री। इसलिए मुझे बताइए कि मैं क्या हेल्प करूं आपकी? विक्रम के कहने पर प्रीति ने प्याज के पकोड़े तेल में डालते हुए कहा, ठीक है, आप चाय देख लीजिए कि कहीं उबल कर पतीली से गिर ना जाए। अरे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। विक्रम ने अपनी शर्ट की बाजू को ऊपर चढ़ते हुए कहा तो प्रीति हंसते हुए बोली, वैसे इस काम में बाजू की नहीं, आंखों की जरूरत पड़ेगी। उसके कहने पर विक्रम झेप गया और फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे मेरा नाम विक्रम है, विक्रम मल्होत्रा, और मैं एक और आप एक लॉयर है। प्रीति ने विक्रम की बात को बीच में रोकते हुए कहा तो विक्रम हैरानी से उसे देखने लगा। आपको कैसे पता? मतलब इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं लॉयर हूं, क्योंकि मैंने पढ़ाई फॉरेन में की है और प्रैक्टिस भी मैंने फॉरेन कंट्री में ही किया है। इंडिया तो मैं बहुत सालों बाद आया हूं, तब कैसे जानती है आप? विक्रम ने जल्दी जल्दी उससे सब पूछा। तभी उसके दिमाग कुछ आया और उसने तुरंत कहा, एक मिनट, डैड ने बताया। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ उन्होंने एक बार बताया था, पर अगर वो नहीं भी बताते तो भी आपका नाम जानकर मैं समझ जाती। वो कैसे? विक्रम थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं भी एक लॉयर हूं, और
लॉ की दुनिया के जाने माने लॉयर का नाम जानना तो बनता है ना। प्रीति ने पकोड़े को झानते हुए कहा तो विक्रम दोबारा हैरानी से बोला, क्या आप भी एक लॉयर है? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। अरे ये तो सच में हैरानी वाली बात है। मैंने सोचा नहीं था आपका और मेरा प्रोफेशन सेम होगा। विक्रम प्रीति को देख बोले जा रहा था। उसकी नजरें प्रीति पर ही टिकी थी और जिस काम का बेड़ा उसने सर पर उठाया था उसका बेड़ा गर्क हो रहा था। मतलब चाय पतीली से बाहर ही आने वाली थी। पर वक्त रहते प्रीति ने देख लिया और बेसन से सने अपने हाथ से जल्दी से गैस स्टोव को बंद कर दिया। चाय तो बच गई थी, पर गैस स्टोव पर बेसन जरूर लग गया। आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। एक काम लिया था वो भी गड़बड़ हो गया। विक्रम ने निराशा से माफी मांगते हुए कहा तो प्रीति मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, गलती मेरी थी। एक लॉयर के सामने मुझे लॉ की बात नहीं करनी चाहिए। प्रीति ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी को देख विक्रम उसकी हंसी में कहीं खो गया था। वो उसके मुस्कुराते आंखों को ही देख रहा था। पहली मुलाकात में उसने प्रीति की उदास आंखें देखी थी जो उसके दिल को बेचैन कर गई थी, और आज उस का हंसता चेहरा उसे सुकून दे रहा है। अरे कहाँ खो गए आप? प्रीति ने विक्रम के चेहरे के सामने हाथ हिलाकर कहा तो विक्रम अपने होश में आया और हड़बड़ाते हुए बोला, आप मुझे कपड़ा दीजिए, मैं इसे साफ कर देता हूँ। पर प्रीति मना करते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर दूंगी। नहीं प्लीज, दीजिए ना, मैंने बिगड़ा है काम तो मुझे ही कर लेने दीजिए और आई प्रॉमिस ये वाला काम मैं परफेक्ट करूंगा। विक्रम ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो प्रीति ने हार मानकर उसे किचन की एक और इशारा किया जहां पर कपड़े रखे थे और विक्रम उस कपड़े को लेकर गैस स्टोव को साफ करने लगा। चाय तो बन गई थी, बस कुछ पकौड़ी बनने बाकी रह गए थे जिसे प्रीति जल्दी जल्दी बना रही थी। वहीं विक्रम उसके पास खड़ा गहरी नजरों से उसे बड़े गौर से देख रहा था। प्रीति को जब उसकी नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस हुई तो उसने उसे देखा, पर तभी विक्रम ने प्रीति से एक सवाल किया जिसे सुन प्रीति भौचक्की रह गई। मुंबई ऋषभ मेंशन से निकल सीधे अपने बेसमेंट में पहुंचा। वो बेसमेंट के एक कमरे में गया जहां पर प्रवीण और उसके साथ एक आदमी पहले से ही मौजूद उसका इंतजार कर रहे थे। ऋषभ कमरे में दाखिल हुआ और उन दोनों के सामने सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसे देखते ही वो आदमी पहले तो थोड़ा झुका और फिर चुपचाप ऋषभ के सामने एक फाइल रख दी। ऋषभ ने फाइल को उठाया और खोलकर देखना लगा। उस फाइल में पिछले 7 दिन में आलोक शेरगिल ने किस किस से बात की, कहाँ गया और क्या किया, उसकी सारी डिटेल थी। डॉक्टर विल्सन ने किसकी सर्जरी की थी, ऋषभ ने पूछा तो उस आदमी ने थोड़ा डरते हुए बोला, सर मुझे बस 2 दिन दे दीजिए, मैं 2 दिन में आपको सारे डिटेल्स लाकर दे दूंगा। ठीक है, 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दो, वरना तीसरे दिन तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लेकर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा गुमशुदा की रिपोर्ट कराने। ऋषभ ने उस आदमी को घूरते हुए कहा और फाइल बंद कर टेबल पर रख दिया। उसकी बात सुन उस आदमी ने डर से अपना सिलाई गटका। वहीं प्रवीण सर नीचे कर मुस्कुराने लगा। नो सर, सच में 2 दिन में ही ला कर दे दूंगा, उस आदमी ने हकलाते हुए कहा।
ऋषभ सोफे से उठा और अपने पेट की पॉकेट में हाथ डाल वहां से जाने लगा, पर कुछ सोचकर वो दरवाजे पर ही रुक गया और उसने मुड़कर उस आदमी से पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? हैरानी से उस आदमी के मुंह से निकल गया। तो ऋषभ ने दोबारा गुस्से से कहा, मैंने पूछा तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सर, नहीं हुई है, पर एंगेजमेंट हो गई है। ठीक है, 2 नहीं 3 दिन दिया तुम्हें। ऋषभ ने इतना कहा और वहां से चला गया, और वो आदमी हैरानी से आंखें बड़ी कर उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज ऋषभ को हुआ क्या है। पहले तो उसने उसे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा और फिर उसे पूरा 24 घंटा ज्यादा दिया काम पूरा करने के लिए। उसने प्रवीण से पूछा, प्रवीण सर, ये सर को हुआ क्या है? तू लकी है, इसलिए तुझे 1 दिन ज्यादा मिला है अपनी मंगेतर के साथ आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं, उस आदमी ने ना समझी में पूछा तो प्रवीण उसके सर पर हाथ मार कर कहा, अबे गधे, आज वैलेंटाइन डे है, अगर याद नहीं तो याद कर, और अगर अपनी मंगेतर के लिए कोई तोहफा नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी उसके लिए तोहफा लेकर उसके पास जा, वरना तेरी सगाई टूटने में वक्त नहीं लगेगा। ओह शीट, मैं तो भूल ही गया। थैंक यू सो मच सर, मुझे याद दिलाने के लिए, उस आदमी ने अपने सर पर मारकर कहा तो प्रवीण हंसने लगा। फिर वो आदमी ने प्रवीण से बोला, वैसे सर लेडी बॉस को भी मेरा थैंक यू दे देना, क्योंकि सर में ये बदलाव उन्हीं की वजह से आया है। आई एम श्योर वो बहुत अच्छी होगी। हाँ, वह बहुत अच्छी है, और अब तुझे जाना चाहिए, वरना अगर ऋषभ सर ने उनकी बीवी की तारीफ तेरे मुंह से सुन ली तो आज ही तेरा आखिरी दिन होगा। सर, ऐसा गलती से भी नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत जा रहा हूं, उस आदमी ने कहा और चला गया। उसके जाने के बाद प्रवीण मुस्कुराते हुए खुद से बोला, चलो अब मैं भी अपनी बीवी के पास जाता हूं वैलेंटाइन मनाने। हाय, कितना दिन हो गया मुझे मेरी बीवी से मिले, पूरे 2 महीना से नहीं मिला हूं, उसे अपनी बाहों में नहीं लिया हूं। तभी उसका फोन बजा। सामने वाले की बात सुन उसके माथे पर बल पड़ गए और चेहरे पर परेशानियां उभर आई। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं, बोल उसने फोन कट कर दिया और गहरी सांस लेकर खुद से बोला, मुझे जाना ही होगा। सॉरी शनाया, मैं नहीं आ पाऊंगा। पर इस बात के लिए शनाया को मनाऊं कैसे? अगर फोन पर कहा तो ज्वालामुखी की तरह मुझ पर फट पड़ेगी। एक काम करता हूं, फ्लाइट में बैठने के बाद उसे मैसेज कर दूंगा और वापस आने के बाद सॉरी बोल दूंगा। सॉरी जान, आई एम रियली सॉरी। देहरादून। हार्दिक अपने केबिन में बैठा था, तभी उसके केबिन में मनीष, गौरव और ओमकार आए। हार्दिक ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो मनीष ने कहा, आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। अर्चना के होश में आने के बाद हमने उससे ज्यादा बातें नहीं की, पर वो नॉर्मल कब तक होगी डॉक्टर? देखिए उनके सर पर चोट लगने की वजह से कोमा में चली गई, देखिए उनके सर पर चोट लगने की वजह से कोमा में चली गई थी, और सारे क्लॉड्स तो हमने निकाल दिए, पर उनका दिमाग अभी भी बहुत ठीक है, तो उन्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है। बाकी दवाइयाँ और देख भाल से वो ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मेरी माँ कभी ठीक नहीं होती। गौरव ने हार्दिक के हाथ को पकड़कर कहा।
ओमकार चुपचाप एक साइड खड़ा था। उसने अब तक एक शब्द नहीं कहा। वहीं गौरव की बात सुनकर हार्दिक को इतना तेज गुस्सा आया कि गौरव के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई, जिससे गौरव को दर्द होने लगा। उसने जल्दी से अपना हाथ हार्दिक के हाथ से हटा दिया और सहलाते हुए हैरानी से उसे देखने लगा। हार्दिक ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक फेक स्माइल के साथ कहा, सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। वो मैं कुछ और सोच रहा था और आप लोग मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अर्चना मित्तल किसकी वजह से ठीक हुई है। कहते हुए हार्दिक की आवाज साफ हो गई, जिससे मनीष, गौरव और ओमकार कंफ्यूज हो गए। ओमकार बड़े गौर से हार्दिक को देखने लगा तो हार्दिक ने कहा, डॉक्टर विल्सन, उन्होंने ही तो सर्जरी परफॉर्म की थी और उन्हीं की वजह से अर्चना मैम ठीक हुई है। ये तो आप लोग भी जानते हैं ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स डॉक्टर विल्सन की वजह से हम तो जानते हैं, गौरव ने हंसते हुए कहा। फिर वह लोग कहाँ से चले गए? तभी हार्दिक के फोन पर मैसेज आने का नोटिफिकेशन आया। उसने मैसेज देखा और मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखें छोटी हो गई और वो घूरकर फोन को देखने लगा। मैसेज शिविका का था और उसमें लिखा था, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय फ्यूचर हबी। पता है, पहली लाइन पढ़ते ही तुम्हारी आंखें छोटी हो गई होगी, माथे पर बल पड़ गए होंगे, चेहरा सख्त हो गया होगा और तुम फोन की स्क्रीन को कुछ इस तरह से घूर रहे होंगे जैसे तुम गुस्से से मुझे घूरते हो। देखा मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरीके से जानती हूँ। मुझे अच्छी लड़की तुम दिया लेकर ढूंढोगे ना तो भी जमाने भर में कहीं नहीं मिलेगी, और ये लड़की खुद तुम्हें हर बार प्यार जताती है, पर ये नहीं कि नजर भर के देखो। पर खैर कोई बात नहीं, मैसेज में शिकायत करने में मजा नहीं आता। जब सामने आओगे तब सारी शिकायत करूंगी। अभी के लिए आई लव यू। जल्दी आना, तुम्हारी होने वाली बीवी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है और ये सारे दिल तुम्हारे लिए। सारे मेरे ही हार्ट है तो डोंटी किसी और के नहीं दे रही हूँ, और ना ही किसी और के दिल तुम्हारे आसपास भटकने भी नहीं दूंगी। शिविका ने बहुत सारे हार्ट और फ्लाइंग किसेस की इमोजी भेजी थी। हार्दिक ने गुस्से से अपना फोन बंद किया और खुद से बोला, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। 10 बार नहीं 1000 बार कहा है मैं इससे प्यार नहीं करता, फिर भी अपना वक्त और अपने इमोशंस मुझ पर वेस्ट कर रही है। दिल टूटने से पहले संभल जाए तो ठीक, वरना अगर दिल टूटा तो गलती उसकी ही होगी और दर्द भी। मुंबई। दूसरी ओर शिविका गार्डन में बैठी अपने फोन को ही देख रही थी। उसने देखा कि हार्दिक ने उसके मैसेज को सीन किया है, पर कोई रिप्लाई नहीं दिया तो उसके चेहरे पर निराशा छा गई। उसने खुद से कहा, क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बात सब जानते हैं, तुम भी जानते हो, फिर भी आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे अपना ही पा रहे हो? मानती हूँ मैं एक वक्त तुमने भी किसी से प्यार किया था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। कितने साल हो गए उसे को गए, पर अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है, और यही बात मुझे तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर देती है। मेरा दिल हमेशा कहता है कि जिस इंसान ने अपने पहले प्यार से इतना प्यार किया, उसके जाने के बाद भी उसके प्यार को मन में संजोए रखा, वो मेरे प्यार को कितनी अहमियत देगा।
एक बार मेरा हाथ पकड़ लेगा तो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा और मैं तुम्हारे हाथ पकड़ने का ही इंतजार कर रही हूँ। पर डरती हूँ कि कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि जब तुम मेरा हाथ थामना चाहो तब मैं अपना हाथ पीछे करने पर मजबूर हो जाऊं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर फोन स्क्रीन पर गिर गए। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो शोभा थी। शोभा को देख शिविका ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लाकर बोली, अरे आंटी आप आए ना। आप तो बाहर गई थी ना। आपका काम हो गया? हाँ मेरा काम तो हो गया, पर शायद तुम्हें जिसकी उम्मीद थी वह नहीं हुआ। कहते हुए शोभा उसके बगल में आकर बैठ गई। शोभा की बात सुन शिविका ने अपना चेहरा झुका लिया। शोभा उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ किया और उसकी लाल आंखों को देखने लगी। शोभा ने उससे पूछा, इतना प्यार करती हो तुम हार्दिक से? तो शिविका ने धीरे से अपना सर हिला दिया। शोभा ने आगे कहा, ये जानते हुए भी कि उसके दिल में कोई और है। आंटी जिससे वो प्यार करता है, अगर वो इस दुनिया में होती तो कसम से कभी कभी भी उन दोनों के बीच नहीं आती। लेकिन आंटी वो नहीं है इस दुनिया में और हार्दिक उसकी याद में जी रहा है। मैग से ऐसे नहीं देख सकती। मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ। अगर वो एक बार मेरा हाथ थाम ले तो कसम से कह रही हूँ, मेरा अकेले का प्यार काफी होगा। वो भले मुझसे प्यार ना करे, बस मेरा साथ दे दे। मैं बस यही चाहती हूँ कि जब वो अकेला रहे तब मैं उसके साथ हूँ। जब उसे किसी की जरूरत हो तो वो सबसे पहले मुझे देख। जब उसे किसी के सहारे की जरूरत हो तो मैं उसका सहारा बनूं। बोल शिविका ने रोते हुए शोभा को गले लगा लिया। शोभा उसके कंधों को सहलाते हुए बोली, शिविका अगर तुम्हें उससे प्यार है तो तुम्हें धीरज रखना होगा। प्यार में धीरज बहुत जरूरी होता है। शिविका शोभा से अलग हुई और अपने आंसुओं को पोंछकर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं उसकी जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। आंटी, बस भगवान कभी मुझे इतनी बुरी सिचुएशन में ना डाल दे कि मैं इतनी मजबूर हो जाऊं कि चाह कर भी उसके इंतजार ना कर सकूं। शोभा ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। देखना तुम्हें तुम्हारे इंतजार का फल जरूर मिलेगा और इतनी प्यारी सी लड़की को कोई ज्यादा देर मना नहीं कर सकता। तुम्हारा प्यार उसे खुद तुम्हारे पास ले आएगा। शोभा की बातों से शिविका हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसे कुछ याद आया और उसने खुश होते हुए शोभा से कहा, अच्छा मेरी बात छोड़िए, मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखती हूँ। देखना आप बहुत खुश हो जाओगे। कहते हुए उसने अपने फोन की गैलरी खोली और शोभा को एक फोटो दिखाई। उस फोटो को देख शोभा की आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर एक चमक आ गई। वो अनोखी और ऋषभ की फोटो थी। अनोखी और ऋषभ अनोखी के कमरे के बालकनी में खड़े थे। ऋषभ ने कमर से पकड़ उसे अपने करीब किया हुआ था। अनोखी के हाथ उसके सीने पर थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में इस कदर डूबे थे कि उन्हें आसपास का कोई होश ही नहीं था। हवा से अनोखी का दुपट्टा लहरा रहा था और रेलिंग पर बांधे गए अनोखी के हार्ट शेप के बलून्स भी उड़ रहे थे। दिखने में वो सीन किसी मूवी के रोमांटिक सीन की तरह लग रहा था और ऋषभ और अनोखी उस मूवी के हीरो हीरोइन। शोभा ने हैरानी से शिविका से पूछा, ये तस्वीर कब ली?
शिविका मुस्कुराते हुए बोली, अरे आंटी, वो मैं शिवाय और रोहित बास्केटबॉल खेल रहे थे तो बॉल लिटिल एंजल के रूम के बैंक साइड पर आ गई। और जब मैं बॉल लेने आई तो ये सीन देखने मिल गया। बाय गॉड की कसम आंटी, मुझे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। मतलब ऋषभ भाई इतने रोमांटिक कैसे और कब? लेकिन कुछ भी बोलो, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे और मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने एक फोटो खींच ली और जल्दी से वहां से चली गई ताकि वो मुझे देख ना ले। ऋषभ भाई अगर मुझे देख लेते ना तब तो पक्का मेरी बैंड बज जाती थी। बहुत सुंदर तस्वीर है, मुझे भी सेंड करना, ठीक है? शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा तो शिविका ने उसके फोन पर भी उस फोटो को सेंड कर दिया। शनाया का घर। शनाया अपने कमरे में बेड पर बैठी थी और बार बार प्रवीण को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। उसने जब से प्रवीण का मैसेज पढ़ा था वो तब से परेशान है और उसे फोन लगाने की कोशिश कर रही है, पर प्रवीण का फोन लगता कैसे? वो तो किसी काम से मुंबई के बाहर जा रहा था। इस बार भी फोन न लगने पर शनाया ने बेड पर अपना फोन पटक दिया और परेशान होते हुए बोली, प्रवीण, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम छोड़ कर चले गए मुझे। तुमने कहा था ना कि तुम वैलेंटाइन डे के दिन मिलोगे। 2 महीने हो गए तुम नहीं मिले हो। मुझे तुमसे बात करनी है प्रवीण, प्लीज जल्दी आ जाओ और हमारा रिश्ता सबको बताओ। अब मैं और नहीं रुक सकती। तुम्हें हमारा रिश्ता सबके सामने लाना होगा वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। कहते हुए शनाया ने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया और रोने लगी। देहरादून। प्रीति हैरान भरी नजरों से विक्रम को देख रही थी और विक्रम अपनी गहरी आंखों से प्रीति को। प्रीति ने हैरानी से पूछा, पर आप ये क्यों जानना चाहते हो कि मेरा डिवोर्स क्यों हुआ था? मुझे गलत मत समझना। वो डैड के मुंह से आपके डिवोर्स के बारे में सुना था। आपसे 2 मुलाकात में मैं इतना तो यकीन से कह सकता हूं कि गलत आप नहीं होगी और आप मुझे ऐसी लड़की भी नहीं लगती जो बीच रास्ते में अपने हमसफर को छोड़कर चली जाए। तो बस दिल में जिज्ञासा हुई जाने की कि आखिर वजह क्या थी। पर सॉरी, मैंने शायद पूछकर गलत कर दिया। आफ्टर ऑल मैं हूं तो अजनबी। आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। इतना बोल विक्रम किचन से चला गया और प्रीति उसे बस जाते हुए देखती रही। इन्हें इतना यकीन क्यों है? क्या इन्होंने सिर्फ यूं ही कह दिया था या सच में यकीन है इस बात पर कि मैं गलत नहीं हूं? प्रीति ने बुदबुदाते हुए कहा। ये बात प्रीति के दिल में घर कर गई थी। कुछ देर बाद विक्रम और संजय वहां से चले गए। विक्रम चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था और संजय उसे गौर से देख रहा था। क्या हुआ डैड, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? विक्रम ने बिना संजय की ओर देखे कहा तो संजय ने उससे पूछा, क्या सच ने उसके डिवोर्सी होने से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? डैड, ऐसा नहीं है कि मुझे उसके डिवोर्सी होने से प्रॉब्लम है, पर आप मुझे जानते हैं, किसी इंसान पर भरोसा करने के लिए मेरा उसके बारे में जानना जरूरी होता है और इसीलिए मैंने उससे ही ये सवाल कर लिया कि वजह क्या थी। विक्रम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। विक्रम की बात सुन। संजय ने अपनी सर पर हाथ मार दिया और विक्रम को घूरते हुए बोला, एकदम अपनी माँ पर गया है तू। प्यार के नाम पर 0 अंडा। तूने सीधा उससे ये सवाल पूछ लिया। मैंने तुझे किचन में उससे बातें करने भेजा था ताकि तेरी और उसकी बात बने,
पर तूने तो पूरी बात बिगड़ दी। तुझे जाना था तो मुझसे पूछ लेता, मैं बता देता कि उसने डिवोर्स क्यों लिया था। पर नहीं, तू क्यों करेगा, क्योंकि तेरा तो जन्म ही मेरा काम बिगड़ने के लिए हुआ है। सॉरी ना डैड, हो गई गड़बड़। पर मैंने उससे भी तभी सॉरी कह दिया था, विक्रम ने माफी मांगते हुए कहा। पर तभी उसने संजय की एक बात पर गौर किया और हैरानी से उससे पूछा, एक मिनट, आप ये क्या बोल रहे हो? प्यार? ज्यादा बन मत। बाप हूं मैं तेरा। जिस नजर से तू प्रीति को देख रहा था और जिस तरह से तू मुझसे नजरें चुरा रहा था, ये देख मैं तभी समझ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कुछ है। वो क्या कहते हैं, हाँ, लव एट फर्स्ट साइट, संजय ने कहा। तो विक्रम झेप गया और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अच्छा बाबा सॉरी, पर प्लीज अब तो बता दो ना प्रीति के बारे में।